हाँ, उन्होंने पतंजलि का व्यू योगा का और भगवत गीता का व्यू योगा का वो करवाया था। तब क्या होता है स्वाध्याय तो उन्होंने कराया था। स्वाध्याय क्या होता है, ईश्वर परिनिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। फिर गीता का जो वो है योग का। थैंक यू सो मच, आप भेजते रहते हैं। थैंक यू सो मच। दोनों के बाद जब जो नहीं आप इससे फिर जब आप पढ़ाएंगे किताब से तो ये समझ में आना लग जाएगा। दिख जाता है कि क्या करना है। आप उसमें भेजते हैं ग्रुप में, शुरू करें है ना जी। हाँ जी, नहीं अच्छा है मैम, वो बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। अस्तु तावत् अहम् आरम्भं करोमि। संस्कृतेन यदा कदा मध्ये मध्ये वक्तव्यम् अस्माभिः। संस्कृतस्य कक्षा वर्तते इति कृत्वा संस्कृतेनापि वक्तव्यं। संस्कृतस्य अवगमः सर्वेषां भवति, तत्र धाराप्रवाहः सम्भाषणे कदाचन काठिन्यम् अनुभूयते। भवन्तः सर्वे संस्कृतेनापि शृण्वन्तु। अस्तु, वयं किं पठामः अत्र अस्यां कक्षायां? पातञ्जलयोगसूत्रं पठामः। अस्तु, पातञ्जलयोगसूत्राणां कर्ता कः वर्तते? महर्षिः पतञ्जलिः वर्तते। एतावत् तत्त्वं निश्चितं वर्तते, तस्मादेव पातञ्जलं वर्तते। पतञ्जलिना कृतम् इति पातञ्जलम्। अस्तु, तो a system composed by Patanjali is called Patanjala. A system composed by Panini is called Paniniyam, and a system composed by the Acharya Apishali is called Apishalam. Apishalam. तो इस तरह का है। तो काफ़ी इसका एक्सपोजिशन पर्याप्त हो गया है। अस्तु, पातंजल योग सूत्र नाम के ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति? कति पादाः सन्ति? चत्वारः पादाः सन्ति। अस्तु, कति पादाः सन्ति? चत्वारः पादाः सन्ति। प्रत्येकं पादस्य एकं नाम वर्तते। वर्तते समझ रहे ना? प्रत्येकं पादस्य एकं नाम वर्तते। प्रथमस्य पादस्य किं नाम वर्तते? समाधिपादः। अस्तु, प्रथमस्य पादस्य किं नाम वर्तते? समाधिपादः। अस्तु, द्वितीयस्य पादस्य किं नाम वर्तते? साधनपादः। अस्तु, समाधिपादः, अस्तु, द्वितीयस्य, अस्तु अहं पृच्छामि, भवद्भिः उत्तरं दातव्यं। द्वितीयस्य पादस्य किं नाम वर्तते? साधनपादः। साधनपादः। अस्तु, तृतीयस्य पादस्य नाम किं वर्तते? विभूति। तीसरे पाद का नाम क्या है? विभूतिपाद। विभूति एवं लेखनीयम्। विभूतिपादः। अस्तु, चतुर्थस्य पादस्य किं नाम वर्तते? कैवल्यं वर्तते। कैवल्यपादः। अस्तु, ये चतुर्थ कहा ना मैंने, चतुर्थ के लिए एक संस्कृत का एक और शब्द है तुरीय। क्या शब्द है? तुरीय। तुरीय, इसको ऐसे भी लिखते हैं तुरीय। आपको याद, चतुर शब्द है ना, चतुर में से च को हटा दीजिए, तुर है, इससे तुरीय। तुरीय का अर्थ होता है फोर्थ वन, इसलिए तुरीय आश्रम।
तुरीय आश्रम किसे कहते हैं? चौथा आश्रम कौन सा होता है? वृद्धाश्रम, संन्यास आश्रम। तुरीय आश्रम, संन्यास आश्रम। और एक और शब्द का प्रयोग, भवन्तः दर्शनस्य छात्राः सन्ति, भवन्तः दर्शनशास्त्रस्य अध्येतारः सन्ति। तत्र वेदान्तदर्शने एकस्य शब्दस्य बहुधा प्रयोगः भवति। तुरीयं चैतन्यं, तुरीयं चैतन्यं। चैतन्य के स्टेजेस हैं, एक तो जागृत अवस्था का चैतन्य है, एक स्वप्न अवस्था का है, एक सुषुप्ति अवस्था का चैतन्य है। ये तीन अवस्था के चैतन्य में द्वैत रहता है, ड्युअलिटी रहती है, एक्सपीरियंसेस रहते हैं। ये तीनों अवस्थाएं हैं ना, इसमें एक्सपीरियंसेस रहते हैं। वन गोज थ्रू द एक्सपीरियंसेस। अच्छा, जो चतुर्थ स्टेट है वो आत्मा का शुद्ध व्यक्तित्व है, उसमें एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। चेतना इतनी प्रखर अवस्था में होती है कि अनुभूतियां नहीं होती हैं, इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान। हाँ? तो प्योर कॉन्शियसनेस का जो फॉर्म है, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ समथिंग इन दैट लेवल। जगत में क्या होता है, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस पॉट, आई एम कॉन्शियस ऑफ चेयर, आई एम ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ समथिंग। व्हेन आई एम इन द फोर्थ स्टेट, इन माई प्योरेस्ट पॉसिबल स्टेट। हाँ, एक शब्द का और प्रयोग है कि बहुत ही जो अपनी चमक की अंतिम अवस्था में जब मैं होता हूँ, पराकाष्ठा में होता हूँ, तो मैं प्योर कॉन्शियसनेस होता हूँ, आई एम कॉन्शियस ऑफ नहीं होता हूँ। कॉन्शियस ऑफ कब होता है? जब कॉन्शियसनेस होता है और सामने चेयर होता है। व्हेन देयर इज ड्युअलिटी, वन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द अदर वन। व्हेन देयर इज नो ड्युअलिटी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नोइंग समथिंग। हाँ, एक तो नॉलेज इंस्टेंसेस है, नॉलेज इवेंट्स है, तो वहाँ सारे नॉलेज इवेंट्स सीज कर जाते हैं। ठीक है सर, इसको क्या कहते हैं? तुरीय चैतन्य। तुरीय मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद का तो विषय ही यही है, और वेदांत का भी सार यही है। मैं कहना इसको जोड़ना चाह रहा था कि योग दर्शन का और सांख्य दर्शन का भी लगभग सार यही है। अभी एक सूत्र हम पढ़ने वाले हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा का अपने रूप में अवस्थान होता है। फिर से देखिए, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, तब, इन दैट स्टेट, द कॉन्शियसनेस becomes established in its own form. तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब समाधि लाभ मुझे प्राप्त हो जाता है, यदा समाधिः घटितः भवति तदा किं भवति? अहम स्वरूपे अवस्थितः भवामि। अस्तु, समाधि अवस्थायाम अहम आत्मस्वरूपे अवस्थितः भवामि। दो स्टेट हैं, या तो मैं समाधि में रहता हूँ या फिर व्याधि में रहता हूँ। या तो मैं समाधि में रहता हूँ या फिर व्याधि में रहता हूँ। जगत व्याधि है, शरीर क्या है? शरीरम व्याधि मंदिरम, है ना। या तो मैं समाधि में रहता हूँ या मैं व्याधि में रहता हूँ। जब मैं व्याधि में रहता हूँ तो अपने में नहीं रहता हूँ, ठीक है ना। जब मैं अपने में नहीं रहता हूँ तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ अपने साथ किसको? कभी कभी मनस के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर जाता हूँ मैं। आई मिस्टेक द माइंड टू बी माई own form, my identity. Sometimes I mistake the body to be myself, है ना। तो वो क्या है? समाधि में तो मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ। समाधि से इतर अवस्था में क्या किस पोजीशन में रहता हूँ? अभी एक शब्द का आएगा, जिस वस्तु पर मैं ध्यान कर रहा हूँ ना। सपोज आई एम नोइंग दिस चेयर, I am knowing this chair, it means I am being identified with this chair. अभी लंबी चर्चा करेंगे। जब तक मैं इस चेयर के साथ तदापन्न नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं इस चेयर को नहीं जान सकता। The fact that I am knowing this chair, इसका मतलब है कि there is a process of knowing a particular entity. ठीक है सर, there is a process involved. जैसे सामने एक पॉट, हमारे यहाँ पॉट का प्रयोग बहुत किया जाता है, घट है। जैसे सामने एक घड़ा रखा हुआ है तो मेरा माइंड घट तक पहुंचता है, और उसके बाद क्या होता है?
मन घट तक कैसे पहुंचता है? इंद्रियों के माध्यम से, है ना। तो उसके बाद मन जो है उस घट के आकार से आकारित हो जाता है, उसके बाद मुझे घट का ज्ञान होता है। क्या प्रोसेस है? पहले इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों को प्रणालिका कहा, प्रणालिका माने नालिका, इंद्रिय प्रणालिका, प्रणालिका शब्द का प्रयोग है। प्रणालिका, प्रणालिका मतलब क्या होना चाहिए रेखा जी? पाइप्स, वेन्स। पाइप्स, हाँ हाँ। इंद्रिय रूपी पाइप्स के माध्यम से मनस वस्तु तक पहुंचता है और वस्तु के आकार से आकारित होता है। इसको कैसे कहें आज की भाषा में? इट गेट्स कलर्ड बाय द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। द माइंड गेट्स कलर्ड बाय द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ये तो पहली ये कथा है, उसके बाद इमीडिएटली बाद में मुझे उस वस्तु का ज्ञान होता है। अभी एक शब्द का प्रयोग आएगा प्रमाण, ठीक है सर। प्रमाण, इसमें क्या होता है कि चित्त का वस्तु तक पहुंचना और वस्तु के आकार से आकारित होना। मैं धीरे धीरे चलना चाह रहा हूँ। चित्त का वस्तु तक पहुंचना और वस्तु के आकार से आकारित होना, फर्स्ट है। इमीडिएटली उसके बाद क्या होता है? उस वस्तु का मुझे ज्ञान होता है। जो वस्तु का जो वैलिड कॉग्निशन है ना, वैलिड कॉग्निशन, दो तरह के कॉग्निशन होते हैं, एक वैलिड कॉग्निशन और एक इनवैलिड कॉग्निशन। क्या होता है कि कई बार मैं देखता हूँ रस्सी को, अब मैं रस्सी को रस्सी समझता हूँ, नहीं रस्सी को रस्सी समझता हूँ तो क्या हो जाएगा? वैलिड कॉग्निशन। पर रस्सी को मैं सांप समझ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड कॉग्निशन। पहली है प्रमा। क्या है? प्रमा। ये टेक्निकल टर्म्स है। प्रमा, मुझे घट की प्रमा हो रही है। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग, हमारे यहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग याद रखना चाहिए। संस्कृत के शास्त्रों में ज्ञान शब्द का प्रयोग जनरल अवेयरनेस के लिए किया जाता है। अंग्रेजी का जो नॉलेज शब्द है ना, देयर इज नथिंग लाइक राइट नॉलेज, लाइक राइट नॉलेज। इफ नॉलेज इज देयर, इट हैज टू बी राइट, only then it can be called knowledge. You cannot have a false knowledge. You can have a false cognition. I am having false cognition, but I cannot have false knowledge. परंतु संस्कृत का जो ज्ञान शब्द है ना मैडम, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस कभी वैलिड भी हो सकता है, कभी इनवैलिड भी हो सकता है। अगर मैं रोप को रोप समझता हूँ तब क्या है? वैलिड कॉग्निशन है। अगर मैं रोप को सरपेंट समझता हूँ तो क्या हो गया? इनवैलिड कॉग्निशन है। हम दोनों को कहेंगे कि मुझे रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रहा है, रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रहा है, ये शब्द है प्रयोग। एनीवे, उसको अवॉइड करने के कई बार हम प्रमा शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रमा माने वैलिड कॉग्निशन और अप्रमा माने इनवैलिड कॉग्निशन। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया? मेरा चित्त, मेरा माइंड ऑब्जेक्ट तक जाता है, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से, है ना। उसके बाद उसके कलर से क्या हो जाता है? कलर्ड हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है। इसको कहते हैं इस प्रमा। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये प्रमा नहीं होगी। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कि माइंड उस वस्तु के आकार से आकारित हो जाए। उसके बाद इमीडिएटली क्या जनरेट होता है? ए वैलिड कॉग्निशन इज जनरेटेड इन द माइंड। ए वैलिड कॉग्निशन इज जनरेटेड इन द आत्मन, ऐसा कहो। तो पहली अवस्था को कहते हैं इट इज द मीन्स ऑफ प्रमा। प्रमा इज द गोल, प्रमा इज द गोल, डेस्टिनेशन, टारगेट। एंड व्हाट इज द प्रोसेस? उसके आकार से आकारित होना। इसको कहते हैं प्रमाण। याद रखना, प्रमाण, प्रमाण। तो प्रमाण इज द इंस्ट्रूमेंट, a cause, and prama is the destination, goal, a product. ये प्रोडक्ट है और ये प्रोड्यूसर है। मीन्स ऑफ नॉलेज को कहते हैं ना प्रमाण। आपके यहाँ तो इसका बहुत प्रयोग होता होगा, प्रमाण, मीन्स ऑफ नोइंग, मीन्स ऑफ वैलिड कॉग्निशन, प्रमाण। एनीवे, अब हम इसको चलना चाहेंगे। तो उद्देश्य क्या था? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? वेद ने घोषणा की है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। क्या घोषणा है वेद की? आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, कि आत्म साक्षात्कार करना है।
अपने आप को जानना है। दिस वॉज दी डेस्टिनेशन, अल्टीमेट जो है प्राप्तव्य है। मनुष्य जीवन का प्राप्तव्य क्या है? आत्मोपलब्धि हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। आत्म साक्षात्कार का मतलब मोक्ष होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? मोक्ष होता है। एनीवे, तो मैं तुरीय इसकी बात कर रहा था। देखिए, वेद में तो मोक्ष का वर्णन ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। वेद के दो भाग हैं, एक पूर्व भाग है और एक दी प्रीवियस पोर्शन ऑफ द वेदा एंड द एंड पोर्शन ऑफ द वेदा। तो वेद पूर्व, वेद अंत। वेद अंत को क्या कहते हैं? वेदांत। हाँ, तो वेदांत में केवल और केवल मोक्ष का ही वर्णन है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, एक शब्द का प्रयोग और अच्छा कर दिया। वेदांत किसे कहते हैं? एक तो ये है वेद का अंत, वेद का सार। दूसरा ये होता है कि वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब वेदना। वेदना माने एक्सपीरियंसेस। जब सारे एक्सपीरियंसेस समाप्त हो जाते हैं, सारे नॉलेज इवेंट समाप्त हो जाते हैं, सारे नॉलेज एपिसोड समाप्त हो जाते हैं, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? वेदांत। उस अवस्था में मैं होता हूँ पर मुझे अनुभूतियाँ नहीं होती हैं। सब वेदा सारी वो खत्म हो जाती है, मतलब जो भी आपकी व्हाटएवर यू थिंक। यू आर जस्ट देयर। फोर्थ तुरीय स्टेट में। हाँ, तुरीय स्टेट में you do not know anything, you are simply there, you are there in your purest form. In your purest form you are not disturbed by any knowledge episodes, huh? Because knowledge episodes give you a mistaken identity, huh? When a pot is coming to your knowledge, you are becoming pot, है ना? इसका मतलब knowledge episodes are not allowing you to be in your own form, huh? You are divided, huh? Split हो गया उसी समय से। तो ये समझने की बात है। तो बात चली अस्तु तावत् पातंजल सूत्राणां चत्वारः अध्यायाः सन्ति। प्रथम अध्यायस्य नाम अयम् इदं वर्तते, द्वितीयस्य इदं वर्तते, तृतीयस्य इदं वर्तते, चतुर्थस्य इदं वर्तते। अच्छा, समाधि प्रथम पाद का सब्जेक्ट मैटर क्या है? समाधि, है ना? अच्छा, द्वितीय पाद का साधन। साधन किसे कहते हैं? मीन्स ऑफ अचीविंग समाधि। समाधि। अच्छा, तीसरा क्या है? विभूति। विभूति का अर्थ क्या है? जब समाधि को सिद्ध कर लेते हैं। हाँ, जब हम समाधि को सिद्ध कर लेते हैं तब हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हम एक्वायर कर जाते हैं, उसको सिद्धियाँ कहते हैं। उन्हीं को तुलसी जी क्या कहते हैं? विभूतियाँ कहते हैं। अच्छा, ये विभूतियाँ हमारे प्राप्तव्य नहीं है। इन विभूतियों की वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं। हाँ मैडम, इन विभूतियों की वजह से क्या हो सकती है? हम इन विभूतियों में खो जाएं, उस ग्लोरी को एंजॉय करना शुरू कर दें। इसलिए बाधाएं भी हो सकती हैं। दूसरा ये कार्य क्या करते हैं कि आपको विश्वास होने लग जाता है, अरे घटित तो हो रही हैं चीज़ें, मैं सही मार्ग पर हूँ, हाँ मैं सही मार्ग पर हूँ। हाँ, इंस्पिरेशन हो जाता है, तो उसको विभूति कहते हैं। इसका वर्णन है। अंतिम जो कैवल्य शब्द है, इसका क्या अर्थ है? केवल मैं है, आत्मा। आत्मा। इसको कैवल्य का लिटरल मीनिंग है मोक्ष, अलोननेस। कैवल्य शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? अलोननेस। जब हम दूसरे के साथ भिड़ंत में होते हैं ना, तब बंधन में होते हैं। जब हम दूसरे के साथ भिड़ंत में होते हैं, हम किसके साथ भिड़ंत में होते हैं? प्रकृति के साथ। नित्य निरंतर हम प्रकृति के साथ भिड़ंत में होते हैं। हाँ, प्रकृति का आरंभ कहाँ से होता है? बुद्धि से, मन से। ये सब प्रकृति है, दे आर ऑल मटेरियल। अभी इस पे चर्चा होगी कि माइंड इज मटेरियल। माइंड मटेरियल है, तो हम मैटर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो उसी से हमें मुक्ति पानी होती है। तो ये सब विषय हैं। तो आज हम अद्य वयम प्रथमस्य पादस्य अध्ययनं कुर्मः। अस्तु तावत् प्रथमपादः। किन्नाम प्रथमपादस्य? समाधिपादस्य। अद्य अस्माभिः सूत्रचतुष्टयं पठिष्यते। अद्य वयं 4 सूत्राणि पठिष्यामः। कस्य 4 सूत्राणि? समाधिपादस्य 4। ठीक है मैडम, समझ रहे हैं ना? हाँ, धीरे धीरे बीच बीच में संस्कृत बोल लो ना। 4 सूत्राणि पठिष्यामः। अस्तु अस्तु तावत्
प्रथमं सूत्रं किं वर्तते? अहं लिखामि अत्र। अथ योगानुशासनम। अथ, इसको मैं बार बार बोलूंगा और रखना है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि बिल्कुल इस पर कंसंट्रेट करें, टेक्स्ट पर। अथ योगानुशासनम। योगानु शासनम इदं योग दर्शन समाधिपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। अस्तु, प्रथमं सूत्रं वर्तते, उच्चारयन्तु। अथ योगानुशासनम। योगानुशासनम्। अस्तु तावत्। द्वितीयं सूत्रं किं वर्तते? योगश्च योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्ति निरोधः। अस्तु, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। इदं योगशास्त्रस्य द्वितीयं सूत्रं वर्तते। कतमं सूत्रं वर्तते? द्वितीयं सूत्रं वर्तते। कस्य? समाधिपादस्य। समाधिपादः कस्य अङ्गं वर्तते? पातञ्जल योग सूत्राणाम् अङ्गम्। पातञ्जल योग सूत्र गत प्रथमपादस्य इदं द्वितीयं सूत्रं वर्तते। अस्तु, अस्तु तावत्। द्वितीयं सूत्रं किम्? अस्तु तावत् का अर्थ क्या होता है? केवल बात शुरू करने के लिए अस्तु तावत् ऐसा प्रयोग होता है। अस्तु तावत् माने तो फिर, अस्तु तावत् लिख लें ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस। अस्तु तावत्, इसका प्रयोग जैसे चलिए, यू सी, यू नो, इस तरह के जो संस्कृत के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, अस्तु तावत्। अस्तु तावत्। तृतीयं सूत्रं किं वर्तते? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अस्तु, भवन्तः संस्कृतम् एतावत् जानन्ति। तदा द्रष्टुः स्वरूपे स्वरूपे ऐसे लिखते हैं, और इसको लिखते हैं अवस्थानम। अस्तु, इदं कतमं सूत्रं वर्तते? कतमं तृतीयम। एक शब्द का और प्रयोग बताऊं। देखिए, अगर दो में से कहना हो ना, इन दोनों में से कौन, तो कतरः। और बहुतों में से, आप तो संस्कृत के अध्यापक है ना मैडम, कतमम है ना। जैसे एतेषु छात्रेषु कतमः छात्रः, अनयोः छात्रयोः कतरः छात्रः, ऐसे कतरः। अंग्रेजी में भी जो शब्द आता है ना, बेटर, तर, हाँ, तो तर जो है ना, वहाँ भी एक्सप्रेशन होता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अस्तु तावत्। इदं तृतीयं सूत्रं वर्तते। कस्य? योगशास्त्रस्य। अस्तु, चतुर्थं तुरीयं वा सूत्रं किं वर्तते? वर्तते का मतलब पता है? हाँ बेटा, आपको पता है ना, वर्तते माने है। दूसरा शब्द क्या है? विद्यते और अस्ति। हाँ, वर्तते। हाँ, ऐसे सीखना। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अस्तु तावत्। चतुर्थं सूत्रं वर्तते वृत्ति सारूप्यम मितरत्र। इन सूत्रों को, संस्कृत के इन सूत्रों को उन्हीं सूत्रों में से समझ लें, ताकि हमें इन सूत्रों को देखते ही, देखिए अभी बताता हूँ मैं। देखिए, अथ योगानुशासनम, इसमें कितने शब्द हैं? योग अनुशासन। अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें ना रेखा जी, इसमें दो ही शब्द हैं। क्या है? अथ है एक, और एक शब्द है योगानुशासनम। एक कंपाउंड वर्ड है, बट ए वन वर्ड। कंपाउंड वर्ड्स कंप्राइज ऑफ मेनी, क्या कहते हैं, वर्ड कंपोनेंट्स। हियर देयर आर टू वर्ड कंपोनेंट्स। योगा इज द वन कंपोनेंट एंड द अदर वन इज अनुशासन। तो अथ एक शब्द है, योगानुशासनम दूसरा शब्द है। योगानुशासन में दो शब्द हैं, योग और अनुशासन। तो अथ योग अनुशासनम ये शब्द है। बोले मेरे साथ, अथ योगानुशासनम। अच्छा,
अभी इसमें कितने शब्द हैं? एक अत्र अयं प्रथमः शब्दः वर्तते कः? योगः। और अन्यः शब्दः वर्तते चित्तवृत्तिनिरोधः। अस्मिन् सूत्रे अपि शब्दद्वयं वर्तते। प्रथमः शब्दः, द्वितीयश्च शब्दः। द्वितीय शब्दे, दूसरे शब्द में कितने कंपोनेंट्स हैं? एक है चित्त, एक है वृत्ति और एक निरोधः। ठीक है ना? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तीसरा सूत्र क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। स्वरूपे अवस्थानम। हाँ, देखिए, एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है और चार शब्द है। हाँ? कति पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे? चत्वारि। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे वर्तेते। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे एव स्तः। अस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। अस्मिन् सूत्रे वृत्तिसारूप्यम् इति एकं पदं वर्तते। इतरत्र इति अन्यत् पदं वर्तते। पदद्वयमेव वर्तते अत्रापि। अस्तु? अस्तु। हाँ, वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। अब देखिए, अब इसमें अब एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। अथ का मतलब क्या होता है? आप स्वयं बताएं। आप में से ही मुझे निकलवाना है। अथ का मतलब दिस। अब, हियर बिगिंस। कमेंसमेंट के अर्थ में अथ शब्द होता है। अथ माने अब शुरू किया जा रहा है। क्या? योगानुशासनम। अनुशासन किसे कहते हैं? सिंपल से हिंदी में भी अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन। एक तो एरिया ऑफ स्टडी को भी अनुशासन कहते हैं। मेरा एरिया संस्कृत अनुशासन है। हाँ, माई क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ए स्टडी, क्या कहते हैं? ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, डिसिप्लिन कहते हैं ना उसको। तो योग का एक डिसिप्लिन है। हाँ? तो अथ योगानुशासनम का सिंपल अर्थ क्या होगा? अथ का अर्थ है हियर बिगिंस द डिसिप्लिन ऑफ योगा। तो देखिए, योगस्य अनुशासनम, ये समास है ना, समास कंपाउंड वर्ड है। योगस्य माने योग का अनुशासन। तो किसका अनुशासन चल रहा है? योग का अनुशासन चल रहा है। पतंजलि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अब हम योग शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं। इसकी बहुत लंबी व्याख्या होती है। अथ शब्द का अर्थ क्या है? योग शब्द का अर्थ क्या है? अनुशासन शब्द की व्याख्या कैसे हो सकती है? सिंपल रूप में समझने के लिए इसका अर्थ क्या हो गया? अब योग नामक अनुशासन का आरंभ किया जा रहा है। हाँ, वी आर बिगिनिंग द स्टडी ऑफ ए साइंस कॉल्ड योगा, ए साइंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा सूत्र है। अब ये डेफिनेशन है योग। अच्छा बताइए, योग एक शब्द है और है चित्त वृत्ति निरोधः। अब निरोध किसे कहते हैं? स्टॉपेज, कंट्रोल, है ना? डिजोल्यूशन भी कह सकते हैं हम। विलीन कर देते हैं ना, डिजोल्यूशन। हाँ, तो वृत्ति किसे कहते हैं? मूवमेंट्स कह लीजिए, ऑपरेशंस कह लीजिए। एक और शब्द है फ्लक्चुएशंस कह लीजिए, वाइब्रेशंस कह लीजिए। ठीक है ना? तो वृत्ति माने ये देखिए, स्टॉपेज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ माइंड। इसको कई लोगों ने माइंड फील्ड कहा है, कई लोगों ने माइंड स्टफ कहा है। तो मन की चंचलता को, हाँ, मन की जो गति है उसको रोकना। मन की गति को रोकना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब यहीं से आरंभ हुआ हमारा शास्त्र। मन की, फिर कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, आप क्या कहेंगे? योगा चित्त वृत्ति निरोधः, कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द माइंड स्टफ इज कॉल्ड योगा। पतंजलि मन का डेफिनेशन देता? पतंजलि ने मन का डेफिनेशन दिया, इस भाष्यकार ने दिया है सर। अभी आएगा बल्कि उसमें फोकस इस बात का है कि मन जो है मटेरियल है। फोकस इस बात का है
कैसे पता मटेरियल है? तो उसके लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए हैं। अभी इसकी चर्चा धीरे धीरे करूँगा मैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अच्छा, तदा का मतलब क्या होगी? तब कब? जब योग जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यहाँ एक बात और कह दूं, एक तो चित्त की वृत्तियों का कंप्लीट निरोध हो जाए, इसको कहते हैं सर्व चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां बहुत है ना, अगर टोटल चित्त की जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं अगर सब रुक जाएं तब तो सर्व चित्त वृत्ति निरोध हो गया। परंतु अगर 95 भी रुक जाएं तब भी उसको भी, क्योंकि पतंजलि ने सर्व नहीं कहा है यहाँ। चित्त की 3 तरह की वृत्तियां होती हैं। एक सात्विक वृत्ति होती है, सात्विक होती है, और एक राजसिक होती है, और एक तामसिक होती है। जब चित्त में से रजोगुण समाप्त हो जाता है और सत्व और तमोगुण समाप्त हो जाता है, चित्त में क्या बचा? सत्व मात्रा का उद्रेक हो गया। तो केवल सात्विक वृत्तियां बची रहें और सारी वृत्तियां चली जाएं, पर सात्विक वृत्ति नहीं गई, उसको भी हम एक तरह से समाधि कह सकते हैं, लोअर स्टेट ऑफ समाधि। ठीक है ना, लोअर स्टेट ऑफ समाधि, इनिशियल स्टेट कह लीजिए। हाँ, जब क्या होता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध तो हो गया पर समग्र निरोध नहीं हुआ, क्योंकि सात्विक वृत्ति अभी भी बची है और वही सात्विक वृत्ति मुझे आगे तक ले जाएगी। हाँ, तो पहले को क्या, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो रहा होता है तब क्या होता है? नहीं, चित्त की वृत्तियां चलती रहती हैं, तो हम अलग अलग सिचुएशंस में स्प्लिट होते रहते हैं। परंतु मान लीजिए कि मैंने सामने एक ऑब्जेक्ट पर अपने मन को कंसंट्रेट कर दिया, क्या होगा देख लीजिए। जब मैंने इस चेयर पर अपने माइंड को कंसंट्रेट कर दिया और कंसंट्रेशन टोटल हो जाए, हाँ, और वो एक तो क्या होता है कि मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, देखिए जब मैं किसी वस्तु को जानता हूँ, मेरा मन यहाँ गया, इसके आकार से आकारित हो गया, इसका मुझे ज्ञान हो गया, फिर यहाँ से हट गया मन, है ना। तो ये आंशिक रूप से तो वहाँ मन ठहरा, परंतु मान लीजिए मन यहाँ गया और लगातार 5 मिनट तक इसी ऑब्जेक्ट को अपना इसी में बना रहा है, ठीक है ना, इससे गया नहीं कहीं, उसको क्या कहते हैं? ये सबके लिए कोई आए हुए हैं बजाज साहब, उन्होंने दिया धारणा। धारणा तो थोड़ा पहले का है। अच्छा, धारणा माने when you withdraw the mind and then you fix mind on a particular, that process is called dharana. And when you are continuing with this object, then it becomes dharana, but not samadhi. समाधि, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तदा माने कदा, जब चित्त की वृत्तियों का समग्र निरोध हो जाता है तब क्या हो जाता है? हाँ, उससे पहले मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए कि इस वस्तु पर मैंने अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया। जब मैं किसी वस्तु को जानता हूँ ना, क्या उस वस्तु को पूरी तरह से जानता हूँ? सामान्य दैनंदिन जीवन में मैंने उस दिन एक चर्चा की थी कि लेमैन का जो नॉलेज होता है और एक वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट का जो नॉलेज होता है, दोनों में अंतर है ना। क्या करता है कि एक आम आदमी जानेगा, आम आदमी का चित्त यहाँ तक जाएगा और बस इसकी सूचना दे करके ये चला जाएगा। तो आई जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड चेयर, हाँ, कि मुझे चेयर का ज्ञान हो गया एंड दैट्स इट। इस चेयर के बारे में अब वैज्ञानिक जानेगा तो क्या होगा? मेरी तुलना में ज़्यादा देर तक यहाँ जाकर के ठहरेगा। मेरी तुलना में वैज्ञानिक इस पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, इसलिए इसके बारे में उसको जो सूचना मिलेगी वह मेरी तुलना में बहुत अधिक होगी। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, साइज, इसका साइज क्या है, इसका टाइम भी पता कर लेगा। वो है टाइम पता कर लेते हैं ना आजकल, वैसे वैज्ञानिक पे। हाँ, इस सब के बारे में जो ज्ञान है वो
वैज्ञानिक का ज्ञान है। मैंने आपको बताया था मेरा ज्ञान क्या कहलाएगा, याद होगा उस दिन का आपको। देखिए मेरा ज्ञान क्या है, माइंड इज द नॉलेज, ज्ञान, एंड द ऑब्जेक्ट बीइंग नोन इज ज्ञान, ज्ञात। ठीक है ना सर, कि सिंपल शब्द जो आपको याद होगा मैडम उस दिन थे यहाँ, वस्तु क्या हो गई, ज्ञात हो गई मेरे लिए, ये वस्तु ज्ञात हो गई। आई एम हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आई एम हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सिंपल है ना। अच्छा, अब जो वैज्ञानिक जानेगा वह क्या है, उसका प्रज्ञान है। प्रज्ञान माने प्रकृष्ट ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है ना वो और डूबा हुआ ज्ञान है और गहरा उतरा हुआ है, वो अस्तित्व के धरातल पर उसका प्रवेश अधिक है। मेरा प्रवेश बहुत सामान्य है, इसलिए मुझे वस्तु का ज्ञान है। इसको कहते हो आप ज्ञान, ज्ञात हो गया है, इट इज बीइंग नोन। हाँ, अच्छा, प्रज्ञान अगर हुआ तो ये वस्तु क्या होगी मेरी, प्रज्ञात हो गई, प्रकृष्ट रूप से ज्ञात हो गई। क्या शब्द हो सकता है इसका, इट इज बीइंग नोन इन ए बेटर वे, और भी ज्यादा डीपर आस्पेक्ट, डीपर और टोटलिटी। हाँ हाँ हाँ, और ज्यादा डीपर आस्पेक्ट में मैंने इसको जाना। मेरी तो मुलाकात ही कितनी देर हुई वस्तु के साथ, हाय कहकर वस्तु चलता बना। हाँ, क्या होता है कि जब मैं वस्तुओं को सामान्य रूप से जानता हूँ ना, आई एम जस्ट हिट बाय द ऑब्जेक्ट। जब खरीदना होगा तो वैज्ञानिक बन जाएंगे कुछ लेडीज लोग विशेष रूप से वो तो योगी ही बन जाएंगी। हाँ, तो ज्ञान है और ज्ञात है, और प्रज्ञान है और वस्तु हो गई प्रज्ञात। अच्छा, मैं अब एक शब्द का प्रयोग करना चाह रहा हूँ। अब योगी का जो ज्ञान होगा, योगी का जो ज्ञान होगा ना, वो टोटल होगा, वो समग्र होगा। तो वो सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से ज्ञान है, संप्रज्ञान हुआ उसको। इट इज नॉट ए मियर नॉलेज, संप्रज्ञान। और वस्तु क्या, वो वस्तु क्या हो गई, संप्रज्ञान। इसका मतलब पूर्णता वस्तु, से। जैनिज्म में ये कहा जाता है कि एक वस्तु के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, अनेक धर्मात्मक होती है वस्तु। अच्छा, सामान्य व्यक्ति तो एक दो फीचर्स को जानता है, और वैज्ञानिक हो सकता है कि 20% फीचर्स को जानता है। जो तीर्थंकर होगा, जो केवली चित्त वाला व्यक्तित्व होगा, उसको वस्तु का समग्र ज्ञान होगा, इसलिए हिज नॉलेज इज टोटल। तो उसको इसलिए वो कहते हैं सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। इसलिए ये संप्रज्ञात है, संप्रज्ञात, उसको वस्तु संप्रज्ञात होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इस संप्रज्ञात शब्द की लिटरल मीनिंग है कि ए थिंग which is known in its totality, हाँ, an object which is known in its totality। इसका अर्थ तो यह है, संप्रज्ञात शब्द है ना, परंतु मैं माइंड के उस स्टेट को भी संप्रज्ञात कहता हूँ जो मुझे वस्तु को संप्रज्ञात बना देती है। हाँ, उस स्टेट को भी क्या कह देते हैं, संप्रज्ञात, और वो समाधि है, वो योगी का स्तर है संप्रज्ञात। तो ये समाधि है। परंतु आपने ये देखा होगा, ये संप्रज्ञात में क्या होता है कि मैं वस्तु पर केंद्रित होता हूँ। अगर मेरा चित्त इतना सात्विक हो जाए कि वस्तु पर ठहर जाए और ठहर करके वस्तु की सारी सूचनाएं मुझ तक पहुँचा दे, तो मैं संप्रज्ञात, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है, ऑब्जेक्टिव समाधि है। क्या है, ऑब्जेक्टिव समाधि है। अभी भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि देयर इज ए थिंग विच इज बीइंग नोन इन दी टोटलिटी, टोटल एस्पेक्ट्स, है ना। इसका मतलब वहाँ भी क्या होता है, ड्वेलिटी है। क्या हो, ड्वेलिटी है, देयर इज ए नोअर एंड द नोन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि का लिटरल मीनिंग क्या है, ये संप्रज्ञात है, तो अगर मैं असंप्रज्ञात कहूँ तो मतलब we become the object itself। हाँ, क्या होता है, कोई चीज मुझे ज्ञात नहीं रहती है, तेरे स्टिलनेस, स्टिलनेस है। आजकल इस शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा है, स्टिलनेस। एकार्ट टोले की बुक है स्टिलनेस। तो जब कोई चीज, बस आई एम जस्ट देयर विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस,
इसको बीइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बीइंग। अदरवाइज हम किस अवस्था में रहते हैं? बिकमिंग। आई एम बिकमिंग द चेयर, आई एम बिकमिंग द पॉट, आई एम बिकमिंग द माइंड, आई एम बिकमिंग द बॉडी। हाँ, सो ये बिकमिंग के स्टेट्स हैं। व्हेन आई गेट रीड ऑफ ऑल स्टेट्स, आई एम सिंपली देयर। हाँ, आई एम नथिंग बट माई सेल्फ। अदरवाइज आई एम द चेयर, आई एम द थॉट। एक शब्द का प्रयोग याद रखिएगा, वृत्ति जो शब्द है ना, जिसको रोकना है वो थॉट इवेंट्स हैं, थॉट्स हैं। क्या है? जिसको मैं वृत्ति कह रहा हूँ, जिनको रोकना है, ये वृत्ति जो है क्या है? चित्त वृत्ति का मतलब होता है थॉट्स, नॉलेज एपिसोड्स। इस बात को, वृत्ति का मतलब ज्ञान। जैसे मैं घर इसको जान रहा हूँ ना, तो एक चेयर वृत्ति हो रहा हूँ मैं। घट को जान रहा हूँ तो घट वृत्ति हो रहा हूँ। वृत्ति माने नॉलेज। अच्छा, एक तो मैं रज्जु वृत्ति हो गया, एक में सर्प वृत्ति हो गया। दोनों में अंतर है ना। एक क्या है? वैलिड कॉग्निशन और एक है इनवैलिड कॉग्निशन। तो वैलिड कॉग्निशन भी एक वृत्ति है और इनवैलिड कॉग्निशन भी एक वृत्ति है। आगे कह रहे हैं कि 3 और वृत्तियां रहती हैं, एंड दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज एपिसोड्स। ठीक है रेखा जी? तो यहाँ पे तो राइट नॉलेज और वो आगे कह रहे थे कि पहला क्या है बताइए? प्रमाण। ठीक है सर? प्रमाण। प्रमाण माने इंस्ट्रूमेंट अभी के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइट नॉलेज कह लीजिए, राइट नॉलेज कह लीजिए। प्रमाण माने राइट नॉलेज। प्रमाण के अगेंस्ट एक शब्द है, अलग ध्रुव है। या तो मुझे प्रमाण होगा या विपर्यय होता है। विपर्यय एक शब्द है। क्या शब्द है? विपर्यय एक शब्द लिख लें। प्रमाण इसका ऑपोजिट है या मतलब अलग है? हाँ, प्रमाण माने प्रामाणिक ज्ञान, विपर्यय माने विपरीत। विपरीत शब्द का प्रयोग होता है ना संस्कृत में, विपरीत। विपरीत को क्या कहते हैं मैडम? विपर्यय। विलोम। योग दर्शन में किस शब्द का प्रयोग है? विपर्यय। एक तो प्रमाण वृत्ति है, जिन वृत्तियों का निरोध करना है वे संख्या में कितने हैं? योग किसे कहते हैं? फिर से बताओ प्रीति। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो 11 हैं। नहीं, 5 है। अभी बात आएगी। 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं जिनका हमें निरोध करना है। अभी हम एक एक सूत्र में पढ़ेंगे उसका। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कितने प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं? 5 प्रकार की। पहली क्या है? मैं रटवाना है आप लोगों को मुझे। क्या है? प्रमाण। प्रमाण नाम की एक वृत्ति है। एंड ऑल वृत्तिज आर इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज इवेंट्स। ठीक है सर? ये बात विशेष रूप से लोग इसको पहचानते नहीं। नॉलेज एपिसोड्स हैं, नॉलेज इवेंट्स हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जान रहे होते हैं तो प्रमाण वृत्ति है और विपर्यय वृत्ति है। तीसरी वृत्ति है एक विकल्प। इसको आप इन बिटवीन कह सकते हो। ये न तो प्रमाण है ना विपरीत है। फिर से देखिए, अभी 3 वृत्तियां मैंने जो बताई वो कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प। प्रमाण किसे कहते हैं? राइट नॉलेज। राइट नॉलेज, वैलिड कॉग्निशन। विपर्यय किसे कहते हैं? इनवैलिड नॉलेज। विकल्प किसे कहते हैं? जो डाइसी है। अभी आप कह लीजिए ना तो राइट है ना रॉन्ग है। अब ये बीच का नॉलेज क्या होता है? जो राइट नॉलेज है ना, उसको सब्सिक्वेंट नॉलेज से उसको निवारित नहीं किया जा सकता है। सपोज देयर इज ए रोप एंड आई एम हैविंग द परसेप्शन ऑफ रोप, है ना? रियल जो रोप है उसको मैं जान रहा हूँ। कैन दैट नॉलेज बी कॉन्ट्राडिक्टेड by the subsequent knowledge? No. If it is the right knowledge, it is not contradicted, it is not rejected। और एक कोई और शब्द है, इसका निवारण मेरे शब्दों में इसका बाध नहीं होता है। टेक्निकल शब्द संस्कृत में क्या है? बाध। मम यत् सर्प ज्ञानम वर्तते, सर्पस्य स्थाने रज्ज्वाः स्थाने रज्जु ज्ञानम वर्तते, अत्र मम पुरस्तात् रज्जुर्वर्तते। किं वर्तते? रज्जु वर्तते। यदि रज्ज्वाः ज्ञानं मम जायते तर्हि अहं रज्जुज्ञानवान् भवामि। यदि रज्जु स्थाने रज्जुज्ञानं भवति तदा
अन्येन ज्ञानेन तस्य ज्ञानस्य बाधा भवति न वा? न न भवति, भवति। कदापि न भवति, है ना। ये भारतीय विद्या भवन है, आज आ जाइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, भारतीय विद्या भवन है, ठीक है ना। परंतु हाँ, तब प्रमाण ही है ना। अच्छा, दूसरा क्या है रेखा जी कि मैंने रज्जु की जगह क्या समझ लिया? सर्प। जो सब्सिक्वेंट नॉलेज है उससे इसका बाद हो जाता है। जब प्रकाश होगा तो बाद हो जाएगा। तो जो प्रामाणिक ज्ञान है उसका कभी बाध नहीं होता है, और जो विपरीत ज्ञान है उसका बाध होता ही होता है। अब तीसरे प्रकार का ज्ञान है विकल्प वृत्ति। ये फिलोसॉफिकली थोड़ा और ज्यादा इन डेप्थ है। तो क्या होता है, बाद या बाद? बाध हो सकता है मेरे उच्चारण में, ये जो बाध है ना, इसे हटाया नहीं जा अच्छा, बाधित। बाधित, हाँ, बाधित। यदा प्रथमं ज्ञानं द्वितीयेन ज्ञानेन बाधितं भवति तदा प्रथमं ज्ञानं विपर्यय ज्ञानं भवति। यदा प्रथमं ज्ञानं द्वितीयेन ज्ञानेन न बाधितं भवति तदा तत् प्रमाण ज्ञानं भवति, प्रामाणिकं भवति। Are you getting me? देखिए, सपोज ये मोबाइल है, हाँ? अब मैंने इसको मोबाइल के रूप में जाना। अब ऐसी स्थिति आएगी कि कभी मैं ये मोबाइल नहीं है इसके रूप में जानूँ, इसको नहीं जानूंगा। दिस नॉलेज कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द सब्सिक्वेंट नॉलेज। बट सपोज आपने एक रज्जु के स्थान में, रज्जु समझते हैं ना, रज्जु के स्थान में सर्प को देखा। अब ये दैट नॉलेज इज बाउंड टू बी रिजेक्टेड बाय द सब्सिक्वेंट नॉलेज। जब लाइट होगी, इसको पेपर वेट मान लिया, बाद में हाँ, वो मोबाइल हो गया ना। ये तो सामान्य सी बात है। हम लोग अब यहाँ देखिए, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है ना। ये हम सब इस विपर्यय ज्ञान के शिकार हैं। हम बॉडी को क्या समझ रहे हैं? आत्मा समझ रहे हैं, कभी मन को आत्मा समझ रहे हैं। इस विपरीत ज्ञान को, इस मिथ्या ज्ञान को हटाना ही समस्त शास्त्रों का प्रयोजन है। हम अनात्मा को आत्मा समझ बैठे हैं। हम सब नित्य विपरीत ज्ञान की अवस्था में रहते हैं। जो हम नहीं है उसको हम समझते हैं। हम अपने आप को मेल समझते हैं, हम अपने आप को फीमेल समझते हैं, हम अपने आप को एक पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करने वाला समझते हैं। ये सब के सब मेरी आपकी लोकल आइडेंटिटीज है, ये हम नहीं हैं। दे आर ऑल रोल्स वी आर प्लेइंग। अमिताभ बच्चन 100 फिल्मों में अलग अलग व्यक्ति का रोल करते हैं। उस रोल में रहते अवसर पर हो सकता है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व कर लें, परंतु वो वास्तविक रूप से अमिताभ बच्चन है, वो नहीं है। क्या नाम है उनके? अलग अलग नाम है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जब रोल अदा कर रहे होते हैं तब हम लोकल लेवल पर हम एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हैं। हमारा जो शाश्वत व्यक्तित्व है वो क्या है? अमृतस्य पुत्रः जो कह रहे हैं ना, ये सब के सब क्या कहते हैं, ये सब के सब जो हमारी लोकल आइडेंटिटी जिसको मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूँ, वो सब के सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। मुझसे पहले कितने शायर आए, जो है ना। हाँ, तो वो सबका जब जो चीज आने और जाने वाली है ना, वो मैं नहीं हूँ। चिदानंद रूपा स्वरूप शिवोहम शिवोहम, वो चिदानंद रूप जो शिव मैं हूँ, उसका वो जो मेरा व्यक्तित्व है उसकी पहचान करनी है। क्योंकि हम नित्य निरंतर विपरीत ज्ञान की वजह से हम अपने आप को विपरीत धारणाओं में ग्रस्त कर लेते हैं। उसी विपरीत धारणा से ग्रस्त होने की स्थिति से निकलना ही ज्ञान का प्रयोजन है। ब्रह्मसूत्र में तो बहुत लंबी चर्चा चलती है। तो एक प्रमाण है, एक विपर्यय है, तीसरा क्या है? विकल्प। अब देखिए सर, इसको सुन लीजिएगा। विकल्प किसे कहते हैं? कि प्रमाण में तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम उसी रूप में समझते हैं। विपर्यय में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और हमको उसको इसी एक ऑब्जेक्ट के रूप में समझ लेते हैं। विकल्प में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर भी उस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्याय दर्शन में 2 शब्दों का प्रयोग होता है। एक तो होता है रेफरेंस। क्या होता है? रेफरेंस। एक होता है रेफरेंट। रेफरेंट जैसे एक घट शब्द है ना, ये क्या है? घट एक रेफरेंस है, एक वर्ड है, और उसका रेफरेंट क्या है? जो एंटिटी है। ठीक है ना। एक डस्टर शब्द है, डस्टर शब्द को मैं क्या करता हूँ? सुनता हूँ, DUSTER है ना, उसको मैं कान से सुनता हूँ, इसको देखता हूँ। तो एक ही चीज़ तो नहीं है ना। डस्टर शब्द है और डस्टर अर्थ है। शब्द जो रेफरेंस है
ये रेफरेंट है, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंट। हाँ, द वर्ड which duster conveys the idea refers of to duster. this entity. The word element refers to this Reference. क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एलिमेंट। हाँ, एक है वर्ड एलिमेंट और एक मीनिंग एलिमेंट है। तो वर्ड एलिमेंट को क्या कहेंगे, रेफरेंस, और मीनिंग एलिमेंट को क्या कहेंगे, रेफरेंट है। अच्छा, प्रत्येक घट शब्द का एक रेफरेंट है कि नहीं, शब्द का। तोशी शब्द का रेफरेंट ये है, तोशी शब्द नाम है। अजय जी एक रेफरेंस है और ये रेफरेंट है। चेयर है और ये रेफरेंट है। मतलब ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। शब्दः अर्थः, एकेन शब्देन एकस्य अर्थस्य प्रकाशनं भवति। शब्दः एक है पद और एक है उस पद का अर्थ, पदार्थ। हम वैसे भी पदार्थ कहते हैं ना, पदार्थ का लिटरल है वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग है, एक वर्ड है और एक वर्ड मीनिंग है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक शब्द होता है और उसका एक अर्थ होता है। बिना अर्थ के शब्द नहीं होता है, बिना शब्द के अर्थ नहीं होता है। परंतु एक योग दर्शन की एक विचित्र कल्पना है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता है फिर भी हम उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, राहो शिरा। राहु को क्या कहते हैं जी? राहु जो नक्षत्र होता है, राहु है ना, राहु और केतु सैटर्न होते हैं। सबको स्पष्ट है ना, राहु केतु। राहु की पर्सनालिटी क्या होती है, वो कितना होता है? नेक से ऊपर। वो इतना ही होता है राहु, उसी को राहु कहते हैं। हाँ, मेरा हाथ, मैं अलग हूँ, मेरा हाथ अलग है। मेरी पुस्तक, जो 6th केस एंडिंग है ना, ग्रामर में एक 6th केस एंडिंग होता है। जैसे दशरथाज सन, अधिकर नहीं, संबंध का कथन षष्ठी विभक्ति से होता है। जानन्ति भवन्तः संस्कृते कति विभक्तयः भवन्ति? सप्त विभक्तयः भवन्ति। अस्तु, तत्र प्रथमा विभक्ति एकम् अर्थं कथयति, द्वितीया विभक्ति एकम् अर्थं कथयति, एवमेव षष्ठी विभक्ति कम अर्थं कथयति? संबंधम अर्थं कथयति। संबंध इज द एलिमेंट। राम और दशरथ, हाँ, रामस्य पिता। जब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने के लिए कब होता है? संबंध में होता है। और संबंध कब होता है? संबंध प्रीसपोजेस दी टू रिलेटम। कुछ शब्द होता है ना, रिलेटम। एक रिलेटम ये होता है और एक रिलेटम ये होता है। बहुवचन में क्या रिलेटा कहते हैं ना, ऐसा कुछ है। एक रिलेटम, एक संबंधी होता है और एक संबंधी होता है। जो हम समधी कहते हैं ना, समधी साहब, वो भी जिले की संबंध हो गए तो हम दोनों संबंधी हो गए। उस संबंध से हम जुड़ गए, इसलिए समधी होते हैं। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा था मैं? आप बता रहे थे हाँ। ऑब्जेक्ट नहीं होता फिर भी हम उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ रेखा जी कि संबंध षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो वस्तुएं होती है और उनमें आपस में कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। राज्ञः पुरुषः, राजा अलग है, पुरुष अलग है, इसलिए राजा का पुरुष कहता हूँ मैं। ये जो का शब्द है ना, किसको बताता है? संबंध को बताता है। संबंध कब होता है? जब दो संबंधी होते हैं। अच्छा, राहु का सर, जब राहु ही सिर है, राहु स्वयं में उसका व्यक्तित्व क्या है? सिर है। तो राहु का सिर कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना। पर हम लोक में नित्य निरंतर राहु का सिर कह देते हैं कि नहीं? कह देते हैं ना। अच्छा, मेरी आत्मा तो कहते ही है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और मैं कहता हूं मेरी आत्मा। लोक में सब्सिक्वेंट नॉलेज से इसकी बाधा भी नहीं होती है। ठीक है ना। तो ऐसे जो शब्द का तो अनुगमन करता है परंतु वस्तु शून्य होता है। अभी मैं डेफिनेशन देने वाला हूं, उसको क्या कह देते हैं? विकल्प। अब मेरे साथ बताएं कितनी वृत्तियां हुई अभी तक? तीन। क्या क्या? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प। अच्छा, अब एक नॉलेज इवेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निद्रा। जब मैं डीप स्लीप में होता हूं ना,
Is that a state of knowledge? Can you Deep imagine? sleep में no. Is the state of deep sleep a knowledge event? It's Yes, kind sir. of. What is your It's take kind of. It on is it? actually because we are in this different. मेरे को पता ही नहीं मैं डीप स्लीप में उस टाइम जागने के बाद पता चलता है कि डीप स्लीप में था शायद. हाँ सर. अब हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो अनुभव होता है ना, एक्सपीरियंस, ठीक है रेखा जी, क्या होता है जब अनुभव होता है तभी, जब मैं ताजमहल के सामने खड़ा हूँ और मैंने ताजमहल को परसीव किया, ताजमहल का अनुभव किया, उस प्रत्येक अनुभव के बाद में उस वस्तु का संस्कार मेरे मन में हमेशा के लिए चला जाता है. अवचेतन मन में ताजमहल का संस्कार बना हुआ है. ताजमहल का अनुभव तो समाप्त हो गया, प्रत्येक अनुभव क्या छोड़ के जाता है? एक संस्कार छोड़ के जाता है. अब वो संस्कार जब जागृत होता है तो मुझे वो ताजमहल का फिर से Yes. स्मरण हो स्मरण आता होता है. है. पहला है एक्सपीरियंस, दूसरा है स्मृति. स्मृति, रिकलेक्शन. एक्सपीरियंस वर्तमान काल की वस्तु है. आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, हाँ, मोबाइल. हाँ, अच्छा. अब मैं कभी एफिल टावर को मैंने देखा होगा, कभी आपने किसी ने अचानक मेरे सामने पेरिस शब्द का उच्चारण किया, उस शब्द ने मेरे अंदर के संस्कार को जागृत किया. जैसे ही पेरिस शब्द को सुना मेरे अंदर एफिल टावर का संस्कार जागृत हो गया. तो वो एफिल टावर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड टू माय माइंड. व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग द एफिल टावर फेस टू फेस, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल में वर्तमान कालीन अनुभव भवते. हाँ, कंटेंट अब नहीं है पर वो फिर से उसका स्मरण हो रहा है, उसको क्या कह देते हैं? स्मृति. अच्छा, लॉजिकली ये बात माननी होगी कि स्मृति तब होती है जब Experience. अनुभव हुआ हो. अनुभव हुआ हो, है ना. बिना अनुभव के कोई स्मृति नहीं बनी. स्मृति तो बन नहीं सकती है. अच्छा, प्रातः काल गाढ़ी निद्रा के पश्चात आप उठे और आप उठते ही प्रसन्न मन से उठे, बोले कि बड़ी अच्छी नींद आई, आनंद आया. सुखम अहम अस्वाप्सम, ये दिस इज मैक्सिम. हाँ, सुखम अहम अस्वाप्सम. अस्वाप्सम का मतलब आई स्लेप्ट. सुखम को क्या कहें, मैं सुखपूर्वक सोया, सुखपूर्वक मैं सोया. ये क्या है? अनुभव. स्मृति है. हाँ, मैं इसका मतलब जब आप सो रहे थे तो सुख का अनुभव कर रहे थे, बड़ा आनंद आया, सुखपूर्वक मैं सोया, सुख की अनुभूति से आप गुजर रहे थे. जब आप सो रहे थे ना तो सुख की अनुभूति से गुजर रहे थे. उसी अनुभूति को, उसी कंटेंट को आप रिकलेक्ट कर रहे हैं जब आप जाग रहे हैं. ठीक है सर. तो रिकलेक्शन ऑफ दी जो सुख becomes experienced when you are in deep sleep. When you are in deep sleep, you are experiencing a continuous state of sukha. And जब आप प्रातः काल उठते हैं, then you declare Recollect. कितनी अच्छी तरह से मैं सोया, आनंद का वो हुआ. तो आपका ये जो क्लेम है ना, आपका जो ये डिक्लेरेशन है ना, इस बात का सूचक है ये एक्सपीरियंस हुआ. कि एक्सपीरियंस हुआ था. तो निद्रा भी एक वृत्ति है. नॉलेज में हमेशा कोई ना कोई कंटेंट होता है, याद रखिएगा. नॉलेज में हमेशा कोई ना कोई कंटेंट होता है. निद्रा में क्या कंटेंट हो गया? सुख कंटेंट हो गया. अभी उसकी और व्याख्या करेंगे, है ना सर. तो निद्रा, डरावना भी तो हो सकता है. हाँ, तो डरावना जो तो वो नहीं, सुषुप्ति नहीं है ना वो. देखिए, दो तरह के शब्द का प्रयोग है. एक तो है सुषुप्ति और एक है स्वप्न. स्वप्न है ड्रीम. जब आप when you are dreaming, you are a dreaming consciousness. When you are in deep sleep, you are a sleeping consciousness. When you are awakened, then you are a क्या कहते हैं, awakened consciousness, awakening state में है, जागृत अवस्था में है. और जब तीनों अवस्था में नहीं होते तो मैडम तुरीय अवस्था में होते. इन तीन अवस्थाओं से ही मुक्ति पानी है. वेरी फैक्ट कि हम शिफ्ट करते रहते हैं किसमें? मांडूक्योपनिषद. तो पक्का है, अगर तीनों में नहीं होंगे तो तुरीय नहीं होंगे. हाँ, निश्चित. या तो आप तीन में होंगे या तुरीय में होंगे. अभी आप किस में हैं? कहीं भी नहीं है. जागृत. देखिए, योग शास्त्र में है. हाँ. निद्रा से है. देखिए पक्का. इन तीन अवस्थाओं से में जब नहीं होते, इन तीन अवस्थाओं में होते हैं. लॉजिक क्या है? लॉजिक देखिएगा मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक.
तीन अवस्थाओं में जब हम होते हैं ना, द वेरी फैक्ट आई शिफ्ट, कि अवस्था टू अवस्था शिफ्ट करता हूँ ना। अगर मैं राजधानी एक्सपीरियंस में एक दिन दिखता हूँ, दूसरे दिन अगर मैं शताब्दी में देखता हूँ, और तीसरे दिन मैं किसी फ्रंटियर लाइन में देखता हूँ, इससे क्या पता लगता है कि मैं फ्रंटियर लाइन नहीं हूँ, मैं राजधानी नहीं हूँ, मैं शताब्दी नहीं। अगर मैं होता, मेरा व्यक्तित्व शताब्दी होता, तो मैं चेंज कैसे करता? इसका मतलब कभी मैं डीप स्लीप में होता हूँ, वही मैं फिर स्लीपिंग में होता हूँ, फिर मैं ड्रीमिंग में होता हूँ, फिर मैं जागृत अवस्था में होता हूँ। शिफ्ट कर रहा हूँ ना। इसका मतलब शिफ्ट करने वाला कोई और है। जागृत मेरा व्यक्तित्व नहीं है, जागृति में बनना मेरा नितांत परमानेंट व्यक्तित्व नहीं है, स्वप्न में रहना परमानेंट व्यक्तित्व नहीं है। मैं स्वप्न में आता हूँ, मैं जागृति में आता हूँ, मैं सुषुप्ति में आता हूँ। इसका मतलब जागृति, स्वप्नावस्था और जागृति और सुषुप्ति अवस्था से मैं भिन्न हूँ, मेरी अवस्था भिन्न है। और वो अवस्था वास्तव में अवस्था भी नहीं है, वो मैं हूँ। वो क्या है? वो मैं हूँ, तुरीय चैतन्य, जब मैं इन सब में नहीं होता हूँ। इसमें चर्चा चलती है। एनीवे, तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और एक क्या बताया? निद्रा। हम इसको एक एक को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। निद्रा, तो निद्रा जो है ये डीप स्लीप है। निद्रा डीप स्लीप है। अभी पूछेंगे, आप कहेंगे कि स्वप्न क्या है? स्वप्न आर्यम वाली स्लीप होती है जिसमें दिखता है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है सर, यहाँ स्वप्न का परिगणन नहीं है। हाँ नहीं। क्यों नहीं है, आप बताइए। क्योंकि सुख है जी। प्रमाण एक नॉलेज इवेंट है, विपर्यय एक नॉलेज इवेंट है, विकल्प एक नॉलेज इवेंट है, और निद्रा भी एक नॉलेज इवेंट है। इसलिए चारों वृत्तियां हैं। और पांचवी वृत्ति है, बताइए, स्मृति। क्या वृत्ति है? स्मृति, मेमोरी, रिकलेक्शन। ये भी एक वृत्ति है। निद्रा मेमोरी नहीं है, याद रखिएगा। ये सब के सब वर्तमान काल के अनुभव हैं। ठीक है मैडम, देखिए, ये वर्तमान काल में ये अनुभव है और ये एक स्मृति है। ये सब ये क्या है? वैलिड एक्सपीरियंस है, ये इनवैलिड एक्सपीरियंस है, इन बिटवीन एक्सपीरियंस है। निद्रा भी एक एक्सपीरियंस है, वो भी वैलिड ही है। हाँ, परंतु ये नॉलेज इवेंट्स हैं, और ये भी नॉलेज इवेंट है, परंतु ये अनुभव है, ये स्मृति है। स्मृति माने रिकलेक्शन, स्मृति। अनुभव में और स्मृति में क्या अंतर होता है सर, बताएं? हाँ, बताओ। हाँ, इन द केस ऑफ, चारों का ही होता है। हाँ, चारों का ही होता है। अब स्मृति का सर इतना डीप एनालिसिस है स्मृति का ना, इन चारों का ही हो सकता है, क्योंकि इन चारों का ही आप अनुभव करते हैं। स्मृति में इंद्रिय, पांचों इंद्रियां यूज नहीं होती, कोई भी इंद्रिय यूज नहीं होती। तो इस स्टेट का, निद्रा का और स्मृति का बहुत विस्तार से चर्चा होती है। अलग अलग दर्शनों की अलग अलग इस पर बुक्स लिखी गई है। निद्रा और स्मृति का वेदांत में थोड़ी सी हट करके अवधारणा है, बहुत अच्छा लगता है जब उसको पढ़ते हैं। तो ये बताया ना मैंने, एक शब्द का प्रयोग और न्याय से ये होता है कि सर, जब मैं वस्तु का अनुभव कर रहा होता हूँ ना, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेटिव नॉलेज। क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंटेटिव नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू माय माइंड प्रेजेंटली। प्रेजेंटेड माने अभी अभी प्रेजेंटेड। अच्छा, मेमोरी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड अफ्रेश। हाँ, क्या होता है कि द एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिकॉर्डेड, है ना, उसको रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड। हाँ, मेरे पास एक शब्द है, एक तो होता है प्रेजेंटेटिव नॉलेज, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? दैट विच वाज ऑलरेडी presented becomes represented. The content is not fresh. In the case of all these knowledge events, the content is fresh. Content of knowledge is fresh. In the case of Smriti, content of knowledge is not fresh. But Smriti तो वर्तमान काल की है, याद रखने की बात है। Smriti is being experienced. ठीक है ना? तो ये this was the idea. तो अब देखिए, अब वृत्ति की व्याख्या ये हो गई। नॉलेज आपका सब टाइम हो गया होगा ना? देखिए, तो वृत्तिज आर अवेलेबल इन दीज 5 फॉर्म्स। एम आई क्लियर? वृत्तिज आर अवेलेबल इन दीज 5 फॉर्म्स।
एंड वृत्तिज आर नॉलेज एपिसोड्स, नॉलेज इवेंट्स। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब मुझे नॉलेज इवेंट से मुक्ति पानी है। नॉलेज मुझको मुझ में नहीं रहने देते। नॉलेज टेक मी अवे फ्रॉम माई सेल्फ। नॉलेज डज नॉट अलाउ यू टू बी यू। क्लियर? आपको अनाप शनाप बना देते। आप है अन, आप है अनाप है आपको आप नहीं रहने देते। ठीक है ना? क्योंकि आइडिया क्या है मैडम, जैसे ही मैं किसी वस्तु को जानूंगा ना, वो वस्तु को मैं तब जानता हूं जब मैं उस वस्तु के साथ तनिक भर के लिए आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूं। ये आइडिया। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि जब मैं वस्तु पर, राधा कृष्ण के संदर्भ में बार बार कहा जाता है, कृष्ण राधा हो जाते हैं। कृष्ण राधा के ख्यालों में स्वयं राधा बन जाते हैं, और राधा कृष्ण के ख्यालों में स्वयं कृष्ण बन जाते हैं। गीता का एक श्लोक है उसमें, यो यत श्रद्धा सएव सा। जिसमें श्रद्धा होती है ना, वही वो बन जाता है। श्रद्धा का मतलब क्या है? जैसे चेयर पर मैंने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो आई बिकम द चेयर इटसेल्फ। अच्छा, आप कहिए कि अगर मैं चेयर ही बन जाता हूं तो कौन चेयर पर मेडिटेशन करेगा? नहीं करेगा कोई भी। ये कहने का अंदाज है, अंदाज बयां है। मेरा मतलब है कि मेरा टोटल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। अगर मैं चेयर बन गया तो मैं दोबारा से फिर लौट नहीं सकता। उतने भर के लिए चेयर से मैं भिन्न नहीं होता हूँ। तो जिसको तादात्म्य कहते हैं ना, हमारे यहाँ शब्द है तादात्म्य। क्या शब्द है? तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। उसी के जैसा हो जाना। हाँ रेखा जी, तादात्म्यम इव, तादात्म्यम इव, मानो तदात्म हो जाता हूँ, उसको मैं तदात्म कह देता हूँ। एज इफ आई एम कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ माय मेडिटेशन, एज इफ। ठीक है, होता ही है वास्तव में। आप साधारण दैनंदिन जीवन में भी किसी वस्तु पर आपका ध्यान इतना केंद्रित हो गया, स्टार पर आप इतने केंद्रित हो गए कि आप हो गए। साधारणीकरण इसे ही तो कहते हैं नाट्य शास्त्र में। साधारणीकरण जीवन में हमारा होता ही रहता है, नहीं तो हम जीवन के सुखों का भी तो होता नहीं है। साधारणीकरण किस तरह का अवस्था तो ब्रह्मानंद है, वो तो होता नहीं है। हो रहा है लेकिन हम उसको मान लीजिए। हाँ, ठीक है, मैं बता पा रहा हूँ ना इसको। अब इसको हम मैडम उसमें समझने का प्रयास करेंगे, एक एक सूत्र से योग दर्शन को समझने। वास्तव में सूत्रों से अगर हम समझते हैं ना तो हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः। सर अभी आपने कहा ना नॉलेज से पीछा छुड़ाना, तो स्थायी कर लेंगे तो फिर पीछा कैसे छूटेगा? किससे? किसी वस्तु पर? नहीं सर, मैं आपने कहा ना नॉलेज को स्थायी कर लेंगे तो मैं तो वैसे पीछे छुड़ाना है, तो फिर हम वैसे पीछे छुड़ाएंगे। हम तो जब तक स्थायी नहीं करेंगे तो पीछा कैसे छुड़ाएंगे? आपने कहा ना नॉलेज से मुक्ति चाहिए, कैसे छुड़ाएंगे? एक बात और आप कहा सूत्र पे ध्यान दो, नॉलेज से स्थिर होगा। अब एक बात और बताऊं मैं। हाँ? एक तो होता है साइंटिफिक नॉलेज, जी सर। ये सब के सब साइंटिफिक नॉलेज है। अब स्पिरिचुअल जो नॉलेज होता है ना, उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? विद्या। और बाकी जो नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज है, जो साइंस की नॉलेज है, उसको क्या कह देते हैं? अविद्या। अविद्या। अविद्या शब्द का अर्थ इग्नोरेंस नहीं है। अविद्या शब्द का अर्थ होता है जो हाईएस्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, उसको विद्या अगर कहेंगे तो अदर देन स्पिरिचुअल नॉलेज बट नॉलेज, उसको क्या कहेंगे? तो अविद्या का अर्थ होता है अदर देन विद्या, वो कर्म है। क्या है वो? कर्म है। विज्ञान कर्म को बताता है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयं सः। जो विद्या को और अविद्या को दोनों को जानता है, ऐसा है। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो दोनों को जानना चाहिए, विद्या को भी अविद्या को। अविद्या का अर्थ है कर्म। एनीवे बात है। अब देखिए, योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की इन 5 वृत्तियों का निरोध। तदा माने कदा? यदा चित्तस्य पंचानां वृत्तीनां निरोधः भवति तदा तस्य परिणामः किं भवति?
तदा दृष्टु स्वरूप तदा द्रष्टु, दृष्टा किसे कहते हैं? हम जो देखने वाला है। दृष्टा शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? द सीयर। आत्मा के लिए यहाँ क्या शब्द का प्रयोग है? द सीयर, है ना सर? क्योंकि वो जगत की चीजों को देख रहा है, इसीलिए वो सीयर है। बाद में वेदांत में आता है वो तो लिटरली तो दृष्टा भी नहीं है, दृष्टा तो बनना पड़ा है उसको। तो एनीवे दृष्टा का मतलब होता है शुद्ध चैतन्य पुरुष। तो जैसे पितृ शब्द है ना, पितृ शब्द का षष्ठी का एक वचन क्या होता है? पितुः। भवतः पितुः नाम किम अस्ति? आपके पिताजी का नाम क्या है? हाँ, भ्रातुः। तो दृष्टा शब्द का षष्ठी का एक वचन क्या होगा जैसे? दृष्टु। दृष्टु माने दृष्टा का। तो तदा माने तब, दृष्टा के, स्व माने अपने, रूप माने रूप में अवस्थान हो जाता है। अवस्थान माने स्थिति हो जाती है। देन, तदा का अर्थ क्या है? देन द सीयर बिकम्स एस्टैब्लिश्ड इन हिज ओन फॉर्म, नेचर। ठीक है ना? तदा, फिर से बताइए सर, आपको समझ में बिल्कुल। इन दैट स्टेट, इन द स्टेट ऑफ टोटल कंट्रोल ऑफ ओवर दी चित्तवृत्ति, हाँ, द सीयर बिकम्स एस्टैब्लिश्ड, ग्राउंडेड इन हिज ओन फॉर्म। सूत्रम स्पष्टं वर्तते सर्वेषां। सर्वेषां अत्यंतं यदा सूत्रं स्पष्टं स्यात् तदा एव वयम् अग्रे गच्छामः। Gets established on his own form, in its own form. in its own form, ऐसा कह लीजिए। मतलब तब हम ब्रह्म हो जाते हैं। निश्चित। इसका मतलब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द टोटल To become one. स्टॉपेजेस ऑफ माइंड स्टफ? क्या हो जाता है तब? हम लोग ब्रह्म बन जाते हैं। हम लोग अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। ये आइडिया है। Seer abides by himself or himself. हाँ, द सीयर अबाइड्स, अबाइड्स माने रहना होता है ना। द सीयर अबाइड्स बाय हिमसेल्फ। ठीक। इसका मतलब जब हम समाधि में नहीं होते हैं तो हम अपने अवस्था में इधर उधर भागते रहते हैं। हम, हमारे समस्त दुखों का कारण ये है कि हम अपने आप से भाग रहे हैं, अपने आप को अपने अलावा सब जगह समाधान देख रहे हैं। ये समस्या है। इसलिए समाधि का मतलब ही समाधान होता है। वास्तविक समाधान तो क्या होता है? जब आप अपने में रहो। और वो मैं रमन महर्षि को देख करके तो लगता भी है वास्तव में, उनके 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 चित्र को देख करके भी लगता है कि जैसे स्थापित हो गया कोई व्यक्तित्व उसमें। सदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अच्छा, इतरत्र, इतरत्र एक पद है संस्कृत में, है ना मैडम? इतरत्र का मतलब अन्यत्र। अन्यत्र माने अन्य स्थानों में। इसका मतलब जब वृत्तियां रुक जाती हैं, एक तो वह स्थिति हो गई। जब हम वृत्तियां जब नहीं रुकी होती हैं तब क्या होता है प्रीति? इतरत्र माने अन्यत्र। कहाँ से अन्यत्र? चित्त की वृत्तियों के निरोध से भिन्न स्थितियों में, माने सांसारिक स्थितियों में, इन डे टू डे नॉर्मल लाइफ क्या हो जाता है? वृत्ति जैसा होता है। देखिए इसमें कितने शब्द हैं? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माने इन अदर, एल्सवेयर। इस शब्द का प्रयोग है एल्सवेयर। तदा माने इन दी स्टेट ऑफ द टोटल कंट्रोल ऑफ द माइंड। आज इन अदर स्टेट्स क्या हो जाता है? वृत्ति सारूप्यम। सारूप्य किसे कहते हैं? सिमिलैरिटी को, आइडेंटिफिकेशन को। वृत्तियों के साथ मेरी स्वरूपता हो जाती है। स्वरूपता माने जैसे आप बोल रहे हैं कि चेयर है तो हम चेयर ही बन जाते हैं, तो ऐसे कोई भी बनते रहते हैं। याद रखिएगा, वृत्ति सारूप्यम मतलब दी आइडेंटिफिकेशन विद दी थॉट वेव्स। वृत्ति का अर्थ क्या है? थॉट वेव। इन अदर स्टेट्स दी सीयर in other states the seer is identified with the thought waves। ठीक है ना? तो बार बार बात चलती है कि यू आर नॉट थॉट्स, यू आर नॉट थॉट्स, यू आर नॉट माइंड। हाँ, यू आर नॉट योर थॉट। हम अपने थॉट में होते हैं हमेशा। तो
इतरत्र माने अन्यत्र हम वृत्तियों के साथ अपना तादात्म्य बनाते हैं। ये है व्याधि और ये है समाधि। तो बोले मेरे साथ, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा बस ये 4 सूत्र है, योग दर्शन के सूत्र चतुष्टयी है। इन सूत्रों को उनके मर्म में जाकर के समझने का अर्थ है हमको योग दर्शन समझ में आ गया। अब आगे कहते हैं कि बाकी तो सब इसी की व्याख्या है। अब देखिए इसके इमीडिएटली इन 4 सूत्रों के पश्चात किसकी बात होती है? वृत्तिः पंचतयः क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः। देखिए वृत्ति शब्द का प्रयोग, वृत्ति वृत्ति वृत्तयः, बोलिए वृत्ति वृत्ति वृत्तयः, ये बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, मति मति मतयः वृत्तयः, वृत्ति वृत्ति वृत्तयः। अभी मुझे इन सूत्रों पर विस्तार से बात करनी है, पर मैं आपके सामने एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। देखिए वृत्तयः वृत्तयः, अच्छा एक संस्कृत का एक शब्द होता है तयप, एक प्रत्यय होता है, क्या होता है? इसको सफिक्स है तयप। इसका जैसे पंच तय, प्रकार को बताने के लिए, पंचतयी माने 5 प्रकार की। पंचतयी, किसी एक वस्तु के 5 भेद हैं, तो वो वस्तु कैसी है? पंचतयी है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पंचतयी। ठीक है, पंचतयी बहुवचन, एक वचन है अभी तो पंचतयी। जैसे नदी शब्द है ना सर, नदी नदी शब्द है, नदी नद्यौ नद्य नद्यः, पंचतयी पंचतय्यौ पंचतय्यः। तो आप देखिए वृत्तयः पंचतय्यः, ये देखा होगा आपने, वृत्तयः पंचतय्यः। बोले उच्चारण करें मेरे साथ, वृत्तयः पंचतय्यः। ठीक है, ठीक है। वृत्तियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। और उन 5 प्रकार की बताने के बाद उसने एक और शब्द कहा कि वो वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती है या अक्लिष्ट भी हो सकती है। ऑल 5 टाइप्स ऑफ वृत्तिज आर अवेलेबल इन टू वेज, इन 2 फॉर्म्स। हाँ, एक है क्लिष्ट और एक है अक्लिष्ट। फिर से बताएं। क्लिष्ट एक अक्लिष्ट। तो प्रमाण भी क्लिष्ट, प्रमाण वृत्ति भी क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट अक्लिष्ट भी है। विपर्यय वृत्ति भी अक्लिष्ट भी है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव प्रमाण हो जाएगा। अभी नहीं, उसका हम प्रयोग अगर अपनी साधना के लिए कर सकते हैं तो वो अक्लिष्ट है। कौन सा सर? अच्छा, जिप्रे ओके ओके। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अभी चर्चा होगी। अच्छी भी बुरी भी। हाँ, अभी मेरे साथ हो लीजिए। कितनी प्रकार की होती हैं ये वृत्तियाँ? 5 प्रकार की होती हैं। और 5 वृत्तियाँ क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। तो टोटल वही 10। हाँ, क्लिष्ट अक्लिष्ट मिला करके है ना। प्रमाण क्लिष्ट भी हो सकती, प्रमाण वृत्ति क्लिष्टा अपि भवति अक्लिष्टा अपि भवति। विपर्यय वृत्ति क्लिष्टा अपि भवति अक्लिष्टा। पंच वृत्तयः क्लिष्टाः भवन्ति अक्लिष्टाः अपि च भवन्ति। अच्छा, क्लिष्ट किसे कहते हैं? जो क्लेश से उत्पन्न होते हैं। अक्लिष्ट किसे कहते हैं? जो क्लेश से उत्पन्न हुए नहीं होते हैं। अब प्रश्न क्या आ गया? क्लिष्ट क्या है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना ठीक से। अब धीरे धीरे मैं विषय तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ। 5 प्रकार की वृत्तियाँ कैसी होती हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट किसे कहते हैं? जो क्लेश से उत्पन्न, क्लेश हेतुक, बोलिए, जो क्लेश युक्त होते हैं, क्लेश हेतुक होते हैं, उनको क्लिष्ट कहते हैं। अब तोशी जी ने सीधा पूछा कि क्लेश होता क्या है? क्लेश होता क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में एक वो है, उत्थित आकांक्षा। अगर कोई जिज्ञासा क्लास में सर अचानक उत्पन्न हो गई और आप उसको साइड में छोड़ करके आप अगली बात करने लग गए, तो स्टूडेंट्स तो वहीं रह गया, तो वो आपसे छूट गया।
वो उसी तनाव में है कि क्लेश किसे कहते हैं। तो लोग कहते हैं उत्थित आकांक्षा को उसी समय शांत कर देना चाहिए। शास्त्र की एक व्यवस्था है, उत्थित आकांक्षा कहते हैं। हाँ। तो क्लेश किसे कहते हैं? क्लेश का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज। इन्फ्लिक्शन एक शब्द होता है ना, इन्फ्लिक्शन होता है, भूल जाता हूँ। इम्प्यूरिटीज 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। पंच क्लेश बताओ प्रीति, क्या अविद्या, क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। लिख लीजिए, अविद्या, अस्मिता, अस्मिता। का नाम अस्मिता होता है। जी सर। कुछ लेडीज का नाम तो अस्मिता क्लेश। हाँ, अस्मिता। क्लेश है वो लेडीज। अब अस्मिता नाम ही रखते हैं। वरना अस्मिता, देखिए सर, अस्मिता शब्द का ना बहुत मतलब स्पिरिचुअल लिटरेचर में अस्मिता शब्द का एक अर्थ बहुत ऊंचे लेवल का भी होता है। अस्मिता शब्द का अर्थ क्या होता है कि आत्मा, देखिए कि अस्मि का जो भाव है ना, जैसे मैं मोबाइल पर अपने आप को कंसंट्रेट करूं, एक तो ये आइडिया है। तो ये तो बाहर एक ग्रॉस एलिमेंट है ना, तो ये बिल्कुल ग्रॉस समाधि है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इसके सूक्ष्म उसमें चला जाऊं। जब मैं अपने इंद्रियों के माध्यम से मैं इसको जानता हूं ना, है ना, मैं इसको कैसे जानता हूँ? इंद्रियों के माध्यम से जानता हूँ। पहले तो मैंने इस पर कंसंट्रेट कर दिया, ये एक फर्स्ट स्टेज की समाधि है। दूसरा क्या कर दिया कि इंद्रियों पर ही मैंने अपने आप को केंद्रित कर दिया। आई एम मेडिटेटिंग ऑन माई सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन में ये हाथ पैर नहीं, जो इसके पीछे की ताकत है, जो इसके पीछे की पावर है, तन मात्रा, उससे भी है ना, उस पर। अच्छा, उसके बाद में क्या हो सकता है? इसको कहते हैं वितर्क अनुगत समाधि और विचारानुगत समाधि, और एक आनंद अनुगत समाधि होती है, और एक मैं संसार की वस्तुओं को अपने ध्यान का केंद्र न बना करके अपने आप को ही ध्यान कर, मैं खुद को अपने मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हालांकि बना नहीं सकता, परंतु ड्युअलिटी के स्टेट में मैं क्या कर सकता हूँ? आई कॉन्सेंट्रेट अपॉन माई सेल्फ। जो अपॉन माई सेल्फ जिसको कह रहा हूँ ना मैडम, उसको अस्मिता कहते हैं। केवल अस्मि 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 ये जो भाव है ना, होने का जो भाव है, उस पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो। बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है अस्मिता अनुगत समाधि। उसकी चर्चा हम करेंगे। आइडिया क्या है? ये अस्मिता, और अगला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन शब्दों के बारे में द्वितीय पाद में हम पढ़ेंगे। अभी सिंपल इसकी चर्चा, क्योंकि इसकी चर्चा आ गई। हाँ, अब देखिए, इतने से युक्त होने को क्या कह देते हैं? क्लिष्ट होना। जब मैं अविद्या से युक्त हूँ, कितने क्लेश हैं? कति क्लेशाः सन्ति? पंच क्लेशाः सन्ति। नामना अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः। इसमें से केवल अभिनिवेश शब्द का सामान्य परिचय आपको नहीं होगा, बाकी सबका है। मृत्यु को भय। हाँ, अस्मिता। हाँ, अस्मिता। अभिनिवेश का अवसर क्या है? हाँ, अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु का भय। ऐसा ना हो कि मैं ना हूँ, ये शब्द है। ऐसा ना हो कि एक दिन मैं ना रहूँ, ये जो बोध भी एक क्लेश है। फियर ऑफ डेथ। तो अभिनिवेश, हर व्यक्ति, हर प्राणी अभिनिवेश से युक्त होता है, केवल योगी नहीं होता है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अगर इन 5 क्लेशों को जानने के बाद अगर मैं यह डिक्लेयर करूं, इनमें से जो अविद्या है वह ही बाकी 4 की भी जननी है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। क्या कह देते हैं? क्षेत्र, क्षेत्रम। अविद्या जो है क्षेत्र है, जहाँ ये सब पनपती हैं, ये सब उपजते हैं। हाँ, अविद्या की भूमि पर ये सब के सब क्लेश उत्पन्न होते हैं, इसलिए अविद्या इज द मदर क्लेश।
अविद्या अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्रम पूरा एक सूत्र है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। उत्तरेशम। उत्तरेशाम का अर्थ क्या है सर, आप अपने आप ही लगा लें, उत्तर, बाद वालों का द सब्सिक्वेंट वंस, है ना। अविद्या इज द फील्ड, या क्या कहना चाहिए उसको, जो भूमि जहाँ से उपजती है। अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्रम, ये क्षेत्र है जहाँ बाकी उगते हैं। पनपते हैं। सॉइल है उनके लिए। सॉइल है। तो इसका मतलब क्या, अविद्या इज द मदर क्लेश जी। हाँ ठीक है, अविद्या इज द मदर, पढ़ के आना। ठीक है सर, ज्यादा भी पढ़ाइएगा आगे। अस्मिता को नस्मिता भी कह सकते हैं। सिर्फ विद्या पढ़ाएंगे अभी। अस्मि शब्द है ना मैडम, अस्मि, अस्मि से बना है ना, नस्मिता नहीं, वो स्मित का अगेंस्ट नहीं ना, अस्मि से बना है, अस्मि। हाँ वो तो बना है, हाँ। पर क्या वैसे भी ले सकते हैं? न स्मिता ऐसे ले सकते बना है हैं। सतपुरुष से। देखिए, स्मिता का अर्थ होता है मुस्कुराने वाली, यस, तो न स्मिता माने जो ना मुस्कुराने वाली है, उसका नाम अस्मिता। उसका नाम ऐसा कह लीजिए, अस्मिता वैसे कह सकते हैं, वैसे बनाया जा सकता है उससे, सतपुरुष हो गया। ठीक है ना। अस्तु कति क्लेशाः सन्ति, पंच पांच क्लेशाः क्लेशाः सन्ति। सन्ति। इन 5 क्लेशों में से किसी भी क्लेश से युक्त होने को क्या कह देते हैं, क्लिष्ट कह क्लिष्ट। देते हैं, क्लिष्ट कह देते हैं। ठीक है मैडम, अब हम धीरे धीरे काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हम तैयार हैं योग दर्शन को उसके डेप्थ में जाकर के पढ़ने के लिए। ये सब के सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, तभी हम इस पर विचार कर सकते हैं। इस पर बहुत गहराई से विचार होती है, विचार करते हैं लोग, परंतु एक बार वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप तक पहुंच जाए ना, उसके बाद इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। तो मैंने कहा कि ये जो प्रमाण हैं वो क्लेश युक्त भी हो सकते हैं और क्लेश से रहित भी हो सकते हैं। अस्तु एतावत् पर्यन्तम अस्माभिः किं पठितम्? एतावत् पर्यन्तम माने एतावत् अभी पर्यन्तम, अच्छे से पढ़ लिया। दिस लॉन्ग, हाँ, योग सूत्राः योग सूत्राणि योग सूत्राणि पठामः पठितानि, हाँ पठितानि। हाँ, वयम योग सूत्राणि पठामः। अच्छा, अस्माभिः, अस्माभिः माने बाय अस, हाँ, अस्माभिः कति योग सूत्राणि पठितानि? चत्वारि योग सूत्राणि पठितानि। योग सूत्रस्य कस्य पादस्य सूत्राणि वयं पठामः? प्रथमपादस्य सूत्राणि वयं पठामः। तत्र आदिमम्, आदिमं माने हाँ, आदिमं प्रथमं सूत्रं किं वर्तते? अति योगानुशासनम्। योगानुशासनम्। द्वितीयं सूत्रं किं योगश्च वर्तते? वित्त नृत्य निरोधः, चित्तवृत्ति निरोधः। हाँ, तृतीयं सूत्रं किं वर्तते? तदा द्रष्टुः स्वरूपे स्थानम्। चतुर्थं सूत्रं किं वर्तते? वृत्ति सारूप्यमवम्। अच्छा, अब इसको बिना देखे पहला सूत्र बताएं। अथ योगासनम्। अथ योगानुशासनम। अब इसको बिना देखे दूसरा सूत्र बताएं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। निरोधः। तीसरा सूत्र है तथा द्रष्टुः स्वरूपे स्थानम्। तदा। तदा तथा और तदा में तो अंतर है ना। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। चतुर्थम सूत्रम किं वर्तते? वृत्ति सारूप्यम् इति। इतरत्र। एक शब्द का वृत्ति सारूप्यम बोलिए। वृत्ति सारूप्यम। देखिए, जब क्या कहते हैं, देयर इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड मी, तो सिमिलैरिटी को क्या कहते थे? सारूप्यम। सारूप्यम। हम दोनों स्वरूप हैं, माने एक जैसे रूप वाले, हम दोनों में सारूप्य है, हम दोनों सदृश हैं, हम दोनों में सादृश्य है, आइडेंटिकल है ना। सारूप्य माने आइडेंटिकल। तो वृत्ति सारूप्यम शब्द का प्रयोग। इतरत्र। 3 बार बोलिए, इतरत्र। 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 इतरत्र माने, अच्छा देखो, अहम अत्र अस्मि, अहम अत्र अस्मि, अजय जी अजय महोदय अत्र अस्ति, शशि आचार्य शशि प्रभा अन्यत्र। इतरत्र माने अन्यत्र। बोलिए मेरे साथ, इतरत्र। इतरत्र। अच्छा, अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं 4 सूत्राणि पठितानि। सम्यक्। चतुर्णां सूत्राणां पठन अनन्तरम् अस्माभिः एकम् अन्यत् 5मं सूत्रम् अपि पठितम्। पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा।
इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखेंगे ना तो फिर एक पिक्चर आ जाता है ना मन में। वृत्तयः पंचतयः पंचतय्याः पंचतय्यः लिखते कैसे हैं देख लीजिए, क्योंकि मुझे आपको सूत्रों के माध्यम से योग दर्शन का मर्म बताना है। क्लिष्टा क्लिष्टा अक्लिष्टाः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। ये 5वां है। हाँ, मतलब 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र है योग दर्शन के प्रथम पाद में सर 55 के आसपास सूत्र है। 4 सूत्र जो है इंट्रोडक्टरी सूत्र है, ठीक है। क्लिष्ट, अब देखो क्लिष्ट और इसका मतलब क्या हो गया? अक्लिष्ट अवग्रह संधि हो गई ना। और अक्लिष्टा क्लिष्टा अक्लिष्टाः वृत्तयः पंचतयः, बोलिए। क्लिष्टा अक्लिष्टाः। हमें केवल अक्लिष्ट वृत्तियों से निवृत्ति चाहिए या क्लिष्ट वृत्तियों से भी? दोनों से। परंतु जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं ना, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं क्लिष्ट वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए। पर उनसे मुक्ति पाके फिर इनसे मुक्ति पाके फिर उनसे भी मुक्ति पाएंगे। क्लिष्टा अक्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्टा। सर ऐसा है, जैसे क्लिष्टा है ना, जैसे लता है और फिर अलता है समझ गया। है ना। तो क्लिष्टा अक्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टाः वो अलग है, वो अलग है, वो ओनली दिस मच। क्लिष्टा अक्लिष्टा। ठीक है। मुझे रटवाना है ये। हाँ, मुझे वृत्तयः जब तक मैं पंचतय्यः समाधिपात करूं, क्लिष्टा अक्लिष्टाः। इतनी बार हम इन सूत्रों का उच्चारण करेंगे मैडम कि इन सूत्रों को हमें अपने आप ही कंठस्थ हो जाएगा अगर हम नहीं भी करेंगे। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे स्थानं वृत्तिस्वारूप्यम् इत्यत्र वृत्तयः पंचतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। ठीक है ना। अच्छा, 5 वृत्तियां है ना। एक सूत्र और बता करके 1 सेकंड में मैं बंद करता हूँ। अब इन वृत्तियों से हमें क्या पानी है? मुक्ति पानी है। मुक्ति पानी। इन वृत्तियों का निरोध करना है। व्हाट इज द वे आउट? व्हाट इज द मीन्स ऑफ गेटिंग रीड ऑफ द मेंटल मूवमेंट्स? चित्तवृत्ति। नहीं, चित्त वृत्ति का तो सर, हाँ, चित्त वृत्ति का तो आपको निरोध करना है। राइट नॉलेज। हम्म? राइट नॉलेज। हाँ, but how to get the right knowledge? What is the way out of getting the right knowledge? Is the ultimate क्या कहते हैं? अल्टीमेट राइट नॉलेज से क्या होगा? ज्ञानेन किं भवति? अज्ञानस्य नाशः भवति। अज्ञानस्य नाशात् किं भवति? स्वरूप ज्ञानम भवति। समाधि से। हाँ, आइडिया ये है सर कि ये जो 5 वृत्तियां हैं ना, इन 5 वृत्तियों का निरोध करने का एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभी मैं अभ्यास वैराग्य। तो अगर मैं ये कहूँ, अब मैडम जैसे अभी ये कहूँ अभ्यास के द्वारा, संस्कृत में क्या होगा? तृतीया विभक्ति का। आपको मालूम है सर? तृतीया अभ्यासेन। वैराग्य के द्वारा वैराग्येन। अब देखिए, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मन चंचल है। प्रमाथि बलवत् दृढ़म। और अभ्यासेन तो कौन्तेय। हे कौन्तेय, वहाँ एक बहुत विशेष संबोधन है। हे कुंती पुत्र, किसी भी व्यक्ति के अंदर से अगर शक्ति को उत्थापित कर रहा हो ना, तो उसकी पेरेंटेज का वो कर दीजिए कि तुम किसके पुत्र हो? जिसने अपनी वीरता सिद्ध की है, तुम उसके पुत्र हो। तुम कौन्तेय हो। हे कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। है ना? वैराग्य का क्या मतलब है? हाँ, वैराग्य का भी सूत्र है। सर ने पूछा कि वैराग्य का मतलब क्या है? एवरी सिंगल स्मॉल थिंग इज डिफाइंड।
प्रॉपरली आगे आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अभ्यास और वैराग्य। मैं ग्रामर पर जाना चाह रहा था, अभ्यासेन और वैराग्येन। और अभ्यास और वैराग्य को एक साथ जोड़ दूं तो द्विवचन लगेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, अभ्यास, बोलिए, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकाभ्याम, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम। इतने समझ गए? अभ्यास बाय द मीन्स ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य। अभ्यास, देखिए अभ्यास इसको कहते हैं, अभ्यास। देखिए अब ये सूत्र पूरे नहीं हुए, मैंने बस सूत्र को केवल इंट्रोड्यूस किया है। अभी मैंने अर्थ शब्द की व्याख्या नहीं करी है, योग की व्याख्या नहीं की है। इस पर एक एक शब्दों पर हम विचार करेंगे, परंतु ये सामान्य ज्ञान हम लोगों को हो जाए फिर विस्तार से। अभ्यास वैराग्याभ्याम, वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम। इतने का क्या अर्थ हो गया जी? अभ्यास और वैराग्य के, अभ्यास और वैराग्य से, वैराग्य से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना? अभ्यास वैराग्याभ्याम। देखिए हाँ जी, अभ्यास वैराग्यम से। हम लोग संस्कृत के लोग यही सब करते करते थक जाते हैं। अभ्यासेन वैराग्येन च तन्निरोधः, तत् माने उसका, किसका? वृत्तियों का। तत् स्टैंड्स फॉर चित्त वृत्ति। सर्वनामना किम परामृश्यते, शास्त्रों में बार बार आ रही है। सर्वनाम है ना, प्रोनाउन है तत्। प्रोनाउन के द्वारा किसका परामर्श किया जा रहा है? चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति का। तो अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होता है, ये आइडिया है। तो ये किससे निरोध होता है? अभ्यास और वैराग्य से। यही अभ्यास है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब अभ्यास है। और वैराग्य क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम लोगों ने 5 सूत्र 6 सूत्र पढ़े। एक तो अंत में है, अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होता है। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। 5 प्रकार की वे वृत्तियां कौन कौन सी हैं? अविद्या, अच्छा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। लिहाजा क्लेश किसे कहते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो हम बहुत अच्छी तरह से हम योग शास्त्र के अंदर जा रहे हैं। तो आगे के 10-15 दिन बाद जब भी मैं आऊँगा, इन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें लगता है कि हम प्रथम बात को अच्छी तरह से कर लेंगे। सर, आपने एक शब्द प्रयोग किया था, व्याधि। तो आदि व्याधि जो 2 शब्द प्रयोग करते हैं, उनमें अंतर क्या होता है? दोनों का विचार क्या होता है? हाँ, व्याधि आदि व्याधि का ये किताब ठीक है सर पढ़ने मैं तो ना सम और वी है ना, उसका प्रयोग संस्कृत में एक दूसरे से विपरीत अर्थों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे साथ बोलिए, विवाद क्या है? विवाद, विवाद का संवाद, संवाद, विवाद, संकल्प, विकल्प, समर्थ, असम, व्यर्थ, व्यर्थ, समाधि, व्याधि। किस सेंस में कर रहा था? और सर आपने ये कहा था, ज्ञात माने सामान्य व्यक्ति, प्रज्ञात माने साइंटिस्ट, और संप्रज्ञात माने योगी। ये मेरी व्याख्या है। असंप्रज्ञात माने गेट रीड ऑफ ऑल स्टेट्स। इससे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, सब्जेक्टिव मेडिटेशन। ये किताब ठीक है सर? अच्छा, तो कौन सी लेनी चाहिए? मेरी ये सब बाकी अंग्रेजी में भी 2-3 है, मैं बता दूंगा आपको। नहीं, हिंदी की ठीक है मेरी। सर कौन सी है? ये इसकी जो कंपाउंड है, प्रेयर कर लेते हैं सर। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
स्वस्थम विषय अच्छा लग रहा है समझ आ रहा आता है, जो भी चीज समझ आती है अच्छा लगता ही है। विषय आपका एक बार एक बेसिक जानना एंजॉय करना, ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। बहुत बदल हो गए तो चेयर जितनी घटी बोल तो दिया प्रधान जी ने।